हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। 10 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज रात को 8:30 बजे आप स्टार आईक्यू चैनल पे जरूर आइएगा, क्योंकि पिछले पूरे एक साल के यानी कि जून 2020 से लेके जून 2021 तक के कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। आप लोग उस सेशन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आप लोग हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरा अनलॉक कोड है स्टार आई क्यू। इस कोड का यूज करने से आप लोगों को सभी क्लासेस फ्री में दिखेंगी। ये अलावा जितने भी कोर्सेज आप अनअकैडमी पे परचेज करेंगे उनमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के आबकारी विभाग में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर रहेगा 28% की वृद्धि जो है हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के किन पाठ्यक्रमों को एआईसीटीई द्वारा मान्यता दी गई है? तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, उनके कौन से पाठ्यक्रम, कौन से सिलेबस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके अंदर या कौन से कोर्सेज के अंदर जो है ना एआईसीटी द्वारा जो है मान्यता दी गई है? तो ये कोर्सेज होंगे इंजीनियरिंग के, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो आंसर ठीक रहेगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने जो है 2021-22 के लिए एक रिसेंटली न्यू दिल्ली सेशन में मान्यता दी है, और एआईसीटी ने जो है वो आपका इस साल वाला ईयर यानी कि 21-22 के लिए 4 इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस का, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इनके साथ ही जो है नए कोर्सेज स्टार्ट करने की जो है वो मान्यता दी है अभी हाल ही में। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इसकी स्थापना साल 2009 में हुई थी और इसके वीसी का नाम आरसी कुहाड़ है। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना नवंबर 1945 को की गई थी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसका एक आपका कहिएगा मोटो या यूं कहिएगा संस्कृत का मोटो जो है वो क्या रहेगा? योगः कर्मसु कौशलम। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का अधिकार अपने पास रख लिया है? ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिएगा, अब से पहले होता क्या आया है कि जितने भी आपके टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति होती है वो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे ही करता है। मतलब जो कुलपति होता है यूनिवर्सिटी का वही जो सबसे ऊपर होता है, वो अपने लेवल पे ही जो है सबकी नियुक्ति कर लेता है। लेकिन अब ऐसा हो नहीं होगा। 4 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके अंदर सरकार ही टेक्निकल या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट की जो है नियुक्ति करने वाली होगी। 4 कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? ये जैसे एक गुरजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार की है, एक दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत में है, एक जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है, और एक पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक यूनिवर्सिटी। ये टोटल 4 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके अंदर कोई भी स्टाफ की नियुक्ति होगी तो वो सरकार के जो है अधिकार में ही होगी, मतलब वहां का कुलपति ये फैसला नहीं ले पाएगा। अगला सवाल आपका होगा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा में विज्ञान सिखाने वाले कितने स्कूल खोले जाएंगे? आपको वैसे तो पता ही होगा कि नई शिक्षा नीति भारत के 28 राज्यों में से सबसे पहले हरियाणा लागू करेगा। उसने टारगेट भी रख लिया है अपना 2025 तक का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है साइंस सब्जेक्ट पे वैसे भी बहुत ज़्यादा जोर रहेगा, और इसी को जो है सिखाने के लिए या यूं कहिएगा इसी से रिलेटेड टोटल 1418 स्कूल जो है वो खोले जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 1418 विज्ञान, 22 विदेशी भाषा स्कूल खोले जाएंगे। तो इतने तो साइंस के स्कूल है और 22 विदेशी भाषा के स्कूल होंगे, और अलग अलग तरीके के जो आपकी रिसर्च होती है उन पे भी जोर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को जो है ना अब छोटी ही क्लास से उनको स्किल के आधारित है, एग्जाम्पल से स्किल आधारित शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे उनकी स्किल है, जिस काम में उनका इंटरेस्ट है वही एजुकेशन होगी। हर एक जिले में विदेशी भाषा सिखाने वाला स्कूल होगा। मतलब मान लेते हैं कि मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो उसके अंदर विदेशी भाषा जैसे ज़्यादा चाल चलन में जल्दी आसानी से रोजगार मिल जाता है, एग्जाम्पल से जर्मनी हुआ या डच हुआ, फ्रेंच हुआ, इन भाषाओं में थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा है। इस करके ऐसी भाषाएं जो है वो सिखाई जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात होता है 6 साल तक उम्र में जो आप कोई भी भाषा सिखाते हो जल्दी सीख जाता है बच्चा। 6 के बाद में सीख तो जाता है लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है।
बहु विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे ऑप्शंस के लिए, और के साथ में रिसर्च के लिए भी यूनिवर्सिटियां प्रिपेयर की जाएगी। 4000 प्ले स्कूल, ये तो पहले ही बता रखा है मैंने, और 1418 विज्ञान स्कूल, ठीक है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपका कॉपी पे लिख लीजिएगा या स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, हरियाणा में कितने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए सैटेलाइट सर्वे किया जाएगा? तालाब जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं, और ऐसे ऐसे जो है ना, हरियाणा में तकरीबन 21,000 तालाब है जिनको सैटेलाइट के माध्यम से जो है पहले सर्वे किया जाएगा, और उसके बाद में इनको पुनर्जीवित किया जाएगा, दोबारा उनके अंदर पानी है, मछलियां हैं, ठीक है ना, उनको रखा जाएगा। अंबाला से लेके सिंधु बॉर्डर तक पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने वाले हैं टोटल 14 तालाब, क्योंकि तालाब को एक आप झील का ही रूप कह सकते हो, छोटी झील का रूप, तो उस तरीके से इसे सुंदर बना के जो है पर्यटनों के लिए जो है, या यूं कहिएगा बहुत सारा जो है इकोनॉमी का बिजनेस करना है यहाँ से, क्योंकि जितने ज़्यादा पर्यटक आएंगे यहाँ पे, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी भी तो बूस्ट अप होएगी हरियाणा की। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर वाले क्वेश्चन से। अगला सवाल होगा कि हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों के डाकघरों में डाकघर निर्यात केंद्र खोलने की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा के कुल 10 जिलों के अंदर, शुरुआत में 10 जिलों में, हालांकि ये पूरे हरियाणा में खोले जाएंगे। पूरे भारत के अंदर 800 केंद्र खोलेंगे, जिसमें से हरियाणा के 22 जिले शामिल है। शुरुआत हरियाणा के 10 जिलों से हो चुकी है। इसका उद्देश्य, इस प्लेटफॉर्म को शुरू इसलिए किया गया है क्योंकि मान लेते हैं कि आप अमेरिका में, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, या सऊदी अरब के अलावा आप आइलैंड पे हैं, अफगानिस्तान, अरूबा, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, आयरलैंड, बेलारूस, बुल्गारिया, ऐसे देशों में हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी सामान जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया है। और ये स्टार्टिंग में कहाँ खोले जा रहे हैं? गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में, हिसार में, यमुनानगर में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में और पानीपत में, और पंचकुला के अंदर जो है शुरुआत के अंदर ये सेंटर खोले जा रहे हैं। एक अम्बाला सिटी भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है डियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रख लेनी है। डाकघर निर्यात के अंदर जो है ना, एक टाइप का पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट टाइप का है, जिसमें बिल क्या होता है कि एक इसके लिए कंपनी के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, या कोई भी काम है आपका घर बैठे हो जाएगा एक प्रकार से, ठीक है ना। तो अगला सवाल आपका क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन आपका है कि हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में की गई स्टडी के अनुसार यह खुलासा हुआ है कि उत्तर भारत में घरेलू आर्थिक हिंसा की सबसे ज्यादा शिकार मुस्लिम महिला है? डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप लोग देखते हो, या डोमेस्टिक इकोनॉमिक वायलेंस अगर आप देखते हो, तो ये आंकड़ा पाया गया है एमडी यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। और एमडी यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कह रही है क्या, कि पूरे भारत भर के अंदर जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक वायलेंस होती है, भी तू पैसा कमाती नहीं है, मैं सारा ही कमाता हूँ, मेरे से अकेले से घर कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह बातें जो है, ये सारी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। एमडी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रामफुल औल्हान के जो है ना, इन्होंने एक रिसर्च किया था ये, और उस रिसर्च के जो है ये रिजल्ट है कि मुस्लिम महिलाओं पे सबसे ज़्यादा उनके पति जो है वो रोक टोक भी किया करते हैं, घर से बाहर नौकरी जाना या किसी भी आर्थिक गतिविधि को शुरू करना, ठीक है ना। ये यूं कहिएगा इनके पति खिलाफत में इसके लिए सबसे आगे रहते हैं कि तुम आगे कैसे निकल सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी कई बार सिफारिशें जा चुकी है कि मुस्लिमों में ये होता है कि पिता की जायदाद में बेटी का हिस्सा भी नहीं होता है। हिंदुओं में खैर होता तो हिंदुओं में भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक यूं होता है कि उतना जागती नहीं है जितना मुस्लिमों में हो रही है। ओवरऑल रिसर्च ये कह रही है। एमडीयू अगर ये कहा जाए तो एमडीयू जो है ना, एमडीयू की स्थापना 1976 को हुई है, और वीसी का नाम राजबीर सिंह है। रोहतक के अंदर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो रिसर्च हुई थी ना, ये हरियाणा के नूह, राजस्थान के नागौर और पंजाब के संगरूर के 387 महिलाओं पे रिसर्च थी। 18 से 50 साल की शादीशुदा महिलाओं से सवाल थे। महिलाओं की ऑन एन एवरेज आयु जो है 38 साल मानी गई है। इसमें 70% महिलाएं एकल परिवार से थी, और 23% संयुक्त परिवार की महिलाओं से जो है ये सवाल जवाब किए गए थे। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में कृषि अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने के लिए क ख ग के प्रति जागरूक किया जाएगा? तो क ख ग के प्रति जागरूक किया जाएगा, यानी कि बेसिक से बेसिक चीजें सिखाई जाएगी। ये के यूनिवर्सिटी है, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, एक्ट 1956 के तहत जो है ये अस्तित्व में आई थी।
और कृषि अधिकारी व कर्मचारी ने 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक कृषि विश्वविद्यालय में जो ट्रेनिंग कैंप है उसके अंदर हर एक जितने भी अधिकारी हैं उनको हिस्सा लेने को कहा गया है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप होगा, ठीक है ना, जिसमें हरियाणा की खेती करने के लिए क ख ग के टाइप में जो है सारी चीजें समझाई जाएगी, कैसे प्राकृतिक खेती की जा सके, ऑर्गेनिक खेती जिसको आप लोग कहते हो। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना एक्ट तो 56 था, अगर ये ऑप्शन 56 ना हो तो 57 भी ऑप्शन है आपका यहाँ पे, दोनों ही ठीक है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। वीसी का नाम एसएन सचदेवा है ही। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन किस में एक समान ईआरपी लागू करेगा, किसके अंदर जो है एक समान ईआरपी लागू करेगा। ईआरपी का मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये लागू करने वाला है भैया किसके अंदर, दुग्ध समिति पे, ठीक है ना, और दूध संघ पे, ठीक है ना। यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन का नाम है रणधीर सिंह। इन्हों की नेतृत्व की टीम में गांधीनगर गुजरात के बसरा मिल्क डेयरी और अमूल प्लांट के साथ वाक्तापुर गांव में दूध सोसाइटी का जो है इन्होंने दौरा किया, और वहीं पे ऐसा कहा गया कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हम जो है कुछ ऐसी ऐसी समितियों का गठन कर रहे हैं। किसानों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न बीज पर्ची जारी की जाती है, जिससे जो है ना वो फैक्ट या सभी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी मिलती ही रहे, ठीक है। तो चलिएगा इतना आप लोगों को याद कर देना है। अगला आप लोगों के लिए जो सवाल होगा जो पूछना है मैंने आपसे कि पानीपत के किस गांव में पहली जल पंचायत का आयोजन हुआ है। बताइए विस्तार से पानीपत जिले के बारे में और उस गांव के बारे में भी। हंसते मुस्कुराते तो रहोगे आप लोग, अपना ख्याल रखोगे। टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन ज्वाइन करना। मुझसे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन स्टार IQ एजुकेशन पे कंप्यूटर का कोर्स खरीद सकते हो। धन्यवाद।